Which of the following loads would be best driven by a DC compound motor? तो रेसिप्रोकेटिंग पंप को डीसी कंपाउंड मोटर के द्वारा चलाया जाता है। डीसी मशीन में स्क्वायर चौकोर कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मोटर से चालक के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का, देखिए लेंज के नियम का और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का, ये दोनों ट्रांसफार्मर में लगता है तथा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम डीसी जनरेटर में लगता है। देखिए, डीसी मशीन में तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, यह टर्मिनल वोल्टेज और लाइन करंट के बीच खींची जाती है। दूसरा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यह जेनरेटिंग ईएमएफ तथा आर्मेचर करंट के बीच खींची जाती है। और तीसरा जो होता है वह नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, यह जो होता है नो लोड ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में खींची जाती है। अब देखिए, नो लोड ईएमएफ और जेनरेटेड ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जब मशीन में आर्मेचर रिएक्शन होता है तो जो फ्लक्स होती है वह घट जाती है और फ्लक्स घट जाने के कारण ईएमएफ में भी कुछ कमी आ जाती है और उस घटी हुई ईएमएफ को ही जेनरेटेड ईएमएफ ईजी बोलते हैं। तथा फिर जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जैसे कि वाइंडिंग में, फील्ड में, तो उसके बाद जो ईएमएफ बचता है उसे टर्मिनल ईएमएफ यानी वीटी बोलते हैं। देखिए, जो नो लोड ईएमएफ होता है उसे सैचुरेशन ईएमएफ अथवा मैग्नेटाइजेशन ईएमएफ भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है डीसी मशीन में आंतरिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है कि किसके किसके बीच खींचा जाता है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन आर्मेचर बनाम आर्मेचर करंट आईए के बीच में खींचा जाता है। सवाल दिया है 220 वोल्ट और 200 किलोवाट जनरेटरों पर हॉपकिंस परीक्षण में परिसंचारी धारा पूर्ण भार धारा के बराबर होती है और इसके अलावा आपूर्ति से 100 एम्पीयर लिया जाता है। प्रत्येक मशीन की दक्षता होगी। तो देखिए, हॉपकिंसन टेस्ट में एफिशिएंसी बराबर होता है कड़ी में आई जनरेटेड प्लस आई सप्लाई। यहाँ पे आई जनरेटेड करंट है तथा आई सप्लाई करंट है। देखिए, यहाँ पे हॉपकिंस परीक्षण में जनरेटेड करंट निकालेंगे तो दिया है यहाँ पे पावर 200 किलोवाट तथा वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो हम जानते हैं कि आई बराबर होता है पी बटा के भी, यानी कि 200 गुणे के 1000 बटा के 220। इसको जब हल करेंगे तो 90.09 एम्पियर करंट आएगी। यहाँ से जनरेटेड करंट आएगा 909.09 एम्पियर। तो अब देखिए, एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा 909.09 बटा के 909 प्लस 100। इसको हल कर देंगे तो 95% एफिशिएंसी आ जाएगा। द फील्ड वीकनिंग मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द DC motor is also called as
कांस्टेंट पावर कंट्रोल मेथड। देखिए फील्ड बीकनिंग मेथड से डीसी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने को फ्लक्स कंट्रोल मेथड अथवा भी कहते हैं। देखिए फ्लक्स कंट्रोल मेथड में जो फ्लक्स फाई होता है वह वेरिएबल होता है। तो हम जानते हैं कि टार्क प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई ए के। तो जब फाई वेरिएबल होता है तो टार्क भी वेरिएबल हो जाता है। इसके अतिरिक्त डीसी मोटर के स्पीड को आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल तथा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड तथा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड को जो है कि टार्क कांस्टेंट मेथड भी बोला जाता है। दो एडजेसेंट पोल के बीच की दूरी को पोल पिच बोला जाता है। देखिए आर्मेचर चालक के पद में एक कॉइल के दूसरे चालक और पहले चालक के अगले कॉइल के बीच की दूरी को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जो कि आर्मेचर के कम्यूटेटर सिरा पर फ्रंट पर एक साथ जुड़ा होता है तो उसे फ्रंट पिच बोला जाता है। वाट में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस between the second conductor of the one coil and the first conductor of the next coil, which are connected together at the front commutator end of the armature called front pitch। एक सवाल दिया है, एक निर्दिष्ट श्रेणी मोटर 220 वोल्ट पर 30 एम्पीयर की धारा लेती है और 800 आरपीएम पर चलता है। यदि आर्मेचर और क्षेत्र प्रतिरोध का मान क्रमशः 0.3 ओम और 0.2 ओम है और लौ और घर्षण हानियाँ 0.3 किलोवाट है, मोटर के निर्गत का मान क्या होगा। ये डीसी सीरीज मोटर takes 30 एम्पीयर at 220 वोल्ट and runs at 800 rpm if the armature and field resistance are 0.3 ohm and 0.2 ohm respectively, and the iron and friction losses are 0.3 kilowatt. What will be the output of the motor। देखिए मोटर में दो पावर होता है, एक तो डेवलप्ड पावर जिसको ईबी गुणे के आईए बोला जाता है और दूसरा होता है आउटपुट पावर। आउटपुट पावर होता है डेवलप्ड पावर माइनस मैकेनिकल लॉस। इसको हल करने के लिए सबसे पहले एक डीसी सीरीज मोटर बनाते हैं और उसमें देखिए आर्मेचर प्रतिरोध का मान 0.3 ओम दर्शाएंगे तथा जो फील्ड प्रतिरोध है उसका मान 0.2 ओम दिखाया गया है। और फिर देखिए उसमें 30 एम्पीयर की धारा भेजी जाती है तथा टर्मिनल पर वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो देखिए अब यहाँ से इसमें केवीएल लगाएंगे तो हो जाएगा ईबी बराबर 220 माइनस 30 गुणे की 0.5, इसका मान हो जाएगा 205। तो यहाँ से डेवलप्ड पावर का मान हो जाएगा 205 गुणे के 30 यानी 6150 वाट हो जाएगा। 6150 वाट हो जाएगा। अब देखिए आउटपुट पावर की बात करें तो 6150 में से दिया है जो मैकेनिकल लॉस 0.3 किलोवाट मतलब 300 वाट को घटा देंगे तो आ जाएगा 5850
वाट, इसको बोलेंगे 5.85 किलोवाट आउटपुट पावर होगा। सवाल दिया है, विच डीसी मोटर हैज द लिस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट करंट फॉर द सेम परसेंटेज इंक्रीज इन टॉर्क। मतलब कि यहाँ पे जो डीसी मोटर है उसमें टॉर्क को इंक्रीज किया जाता है, तो कौन सा डीसी मोटर होगा जिसमें टॉर्क को सेम टॉर्क को इंक्रीज करने पर जो इनपुट करंट है उसमें बहुत कम वृद्धि होगी। तो देखिए, पहले शंट डीसी मोटर में बात करते हैं। तो शंट मोटर में जो टॉर्क होता है वह फ्लक्स और आर्मेचर करंट के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टाउ प्रोपोर्शनल फाई इंटू आई ए। अब देखिए, जो शंट मोटर होता है उसमें जो फाई यानी फ्लक्स होता है वह कांस्टेंट होता है, अतः शंट मोटर में टॉर्क प्रोपोर्शनल आई ए, मतलब टॉर्क केवल आर्मेचर करंट के अनुक्रमानुपाती होगा। अब देखिए, सीरीज मोटर की बात करते हैं। देखिए, सीरीज मोटर में जो टॉर्क होता है वह फ्लक्स और आर्मेचर करंट के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इसमें यह भी एक ठो बात ध्यान दें सीरीज मोटर में कि जो फ्लक्स होता है वह खुद ही जो आर्मेचर करंट होती है उसी के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि यहाँ पे जो सीरीज मोटर में जो टॉर्क होगा वह आर्मेचर करंट के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगा। तथा देखिए, अब सी वाला जो कंपाउंड मोटर होता है उसमें जो टॉर्क होता है वह शंट फ्लक्स तथा सीरीज फ्लक्स दोनों के योग के तथा जो आर्मेचर करंट होती है उनके गुणनफल दोनों के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टॉर्क प्रोपोर्शनल कोष्टक में फाई एस एच प्लस फाई एस आई कोष्टक बंद इंटू आई ए। मतलब यहाँ पर भी जो टॉर्क होता है वह आर्मेचर करंट के ही अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सीरीज मोटर में जो आर्मेचर करंट है वह जो टॉर्क है उसके वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होगा, तथा शंट मोटर में जो आर्मेचर करंट है वह टॉर्क के अनुक्रमानुपाती होगा, तथा कंपाउंड मोटर में भी जो आर्मेचर करंट है वह टॉर्क के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब कि देखिए, यदि हम टॉर्क को दोगुना करते हैं तो कंपाउंड मोटर में जो आर्मेचर करंट है वह भी दोगुना हो जाएगी, तथा शंट मोटर में यदि टॉर्क को दोगुना करेंगे तो उसमें भी जो आर्मेचर करंट है वह दोगुना हो जाएगी। बट ध्यान दीजिए जी, सीरीज मोटर में टॉर्क को दोगुना करेंगे तो आर्मेचर करंट जो होगी वह करड़ी में दोगुना होगी। मतलब कि सबसे कम वृद्धि सीरीज मोटर में हो रहा है। डीसी मोटर में रेडिजुअल मैग्नेटिज्म करंट 2 से 3% होती है। देखिए, नेट फील्ड करंट इन ए डीसी कंपाउंड मोटर इज गिवन बाई। देखिए, डीसी कंपाउंड मोटर दो तरह का होता है, एक तो क्यूमुलेटिव, दूसरा डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड मोटर। देखिए, क्यूमुलेटिव डीसी कंपाउंड मोटर में जो नेट फ्लक्स होता है वह शंट फ्लक्स तथा सीरीज फ्लक्स दोनों के योग के बराबर होता है। मतलब कि यहाँ पे हम जानते हैं फाई नेट बराबर हो जाता है आई नेट गुणे के एन एफ बराबर हो जाएगा आई एफ गुणे के एन
एस एच प्लस आई ए गुणे के एन एस ई। तो यहाँ से आई नेट बराबर हो जाएगा आई एफ प्लस एन एस आई बटे के एन एफ गुणा के आई ए, तथा डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड मोटर में जो फाई नेट होता है वह फाई एस एच माइनस फाई एस आई के बराबर होता है। जैसे क्यूमुलेटिव का निकाला गया है वैसे डिफरेंशियल का भी निकाल सकते हैं। देखिए डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड मोटर का कोई प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है, अतः यहाँ पे डीसी कंपाउंड मोटर में नेट फील्ड करंट जो होगा वह सी वाला ऑप्शन आई एफ बराबर आई एफ प्लस कोष्टक में एन एस आई बटे के एन एफ कोष्टक बंद इंटू आई ए होगा। सवाल दिया है ए 200 वोल्ट डीसी मशीन सप्लाइज 20 एम्पियर एट 200 वोल्ट एज ए जनरेटर, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम। If the machine is now operated as a motor at same terminal voltage and current, but with the flux increased by 20%, the approximate ratio of motor speed to generator speed। एक 200 वोल्ट डीसी मशीन जनरेटर के रूप में 200 वोल्ट पर 20 एम्पीयर की आपूर्ति करती है। इसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि मशीन अब उसी टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत धारा से मोटर के रूप में संचालित किया जाता है, लेकिन फ्लक्स में 20% की वृद्धि के साथ, तो मोटर गति से जनरेटर की गति का अनुपात कितना होगा। तो देखिए जब मशीन एज ए जनरेटर के रूप में कार्य कर रही हो तो जनरेटर का फार्मूला होता है ई जी बराबर वी टी प्लस आई ए आर ए। तो वी टी बराबर दिया है 200 तथा आई ए आर ए बराबर हो जाएगा 20 गुणे के 0.5, यानी ई जी का मान जनरेटेड ईएमएफ का मान 210 वोल्ट होगा एज ए जनरेटर। अब देखिए जब एज ए मोटर जब काम करे मशीन तब ई बी बराबर हम जानते हैं ई बी बराबर होता है वी टी माइनस आई ए आर ए। यहाँ पे जो ई बी होता है वह बैक ईएमएफ होता है। तो देखिए यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज वी टी का मान 200 वोल्ट है तथा आई ए आर ए का मान भी 20 गुणे के 0.5। तो यहाँ से हो जाएगा बैक ईएमएफ मोटर में 200 माइनस हो जाएगा 10, यानी 190 वोल्ट। मतलब कि जब मशीन जनरेटर के रूप में काम कर रही हो तब जनरेटेड ईएमएफ का मान 210 वोल्ट तथा जब मोटर की तरह यूज हो रही है तब जो बैक ईएमएफ का मान है वह 190 वोल्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो मोटर का फ्लक्स है उसको 20% बढ़ाया जा रहा है अपेक्षाकृत जनरेटर के फ्लक्स से। मतलब कि यहाँ पे फाई एम बराबर हो जाएगा 1.2 फाई जी। तथा देखिए हम जानते हैं कि मोटर की स्पीड एन प्रोपोर्शनल होता है ई बी बटे के फाई एम। मतलब कि जो मोटर की स्पीड होती है वह बैक ईएमएफ बटे के फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होता है तथा जनरेटर की स्पीड होती है जनरेटेड ईएमएफ बटे के
फ्लक्स होता है। अतः यहाँ से एनएम मतलब मोटर की स्पीड बटे के जनरेटर का स्पीड बराबर हो जाएगा ईबी बटे के ईजी गुणे के फाई जी बटे के फाई एम। तो यहाँ पे देखिए सबका मान रख देंगे तो एन एम बटा के एन जी बराबर हो जाएगा 190 बटा के 210 गुणे के 10 बटा के 12। तो इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 0.75। देखिए एक सवाल दिया है, ए 4 पोल लॉन्ग शंट लैप वाउंड जनरेटर सप्लाइज 20 किलोवाट एट ए टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट। द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.02 ओम। सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस इज 0.04 ओम एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज 100 ओम। The brush drop may be taken as a kilovolt. Determine the induced EMF। मतलब कि एक 4 पोल वाला लॉन्ग शंट लैप वाउंड जनरेटर है जिसका सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो लॉन्ग शंट जनरेटर में जो सीरीज वाइंडिंग होती है वह आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ी होती है तथा सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों के एक क्रॉस जो होता है एक ठो शंट फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होती है। यहाँ पे लॉन्ग शंट का फिगर बनाया गया है। यहाँ पे आर एस एच दिखाया गया है। आर एस एच में फ्लो होने वाली करंट आई एस एच। फिर देखिए आर्मेचर प्रतिरोध आर ए दिखाया गया है तथा आर्मेचर में जनरेट ईएमएफ ईजी है तथा जो आर्मेचर में फ्लो होने वाली करंट है वह आई ए है तथा लोड में फ्लो होने वाली करंट आई एल है। अब देखिए यहाँ पे दिया है टर्मिनल वोल्टेज 400 वोल्ट है तो आर एस एच में जो फ्लो होने वाली करंट होगी वह वी टी बटे के आर एस एच। यहाँ पे देखिए आर एस एच मतलब कि शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 100 ओम दिया है यानी कि 400 बटा के 100 4 एम्पियर होगा। फिर देखिए अब देखिए टोटल जो पावर सप्लाई कर रहा है उसका मान दिया है 20 किलोवाट और दिया है जो टर्मिनल वोल्टेज का मान 400 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोड करंट का मान निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है वी आई यानी कि आई एल का मान हो जाएगा 20 गुणे के 1000 वाट बटा के 400 यानी 50 एम्पियर यानी जो आई एल है उसका मान 50 एम्पियर हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि जो लॉन्ग शंट जनरेटर है उसमें जो आर्मेचर करंट होती है वह लोड करंट और शंट करंट के योग के बराबर होती है यानी आर्मेचर करंट आई ए बराबर हो जाएगा 50 + 4 यानी 54 एम्पियर। अब देखिए ईजी का मान निकालने के लिए लोड तथा आर्मेचर के बीच में जो लूप बन रहा है उसमें केवीएल लगा देंगे तो आ जाएगा। यहाँ से ईजी बराबर 400 + 54 गुणे के 0.06 + 2 यानी हो जाएगा 405.24 वोल्ट। यहाँ पे जो 0.6 लिया गया है वह सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस
तथा आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, दोनों का योग है। तथा जो दूर लिया गया है वह एक एक ड्रॉप का ब्रश हानि को लिया गया है। और जो 400 है वह टर्मिनल वोल्टेज है। इस सवाल को आगे पढ़े हैं उसी फार्मूले से लगेगा। एक 460 वोल्ट का सीरीज मोटर 500 आरपीएम पर चलती है, जो 40 एम्पीयर की धारा लेती है। यदि लोड को बदला जाता है तो बल आघूर्ण में प्रतिशत परिवर्तन की गणना करें ताकि मोटर 30 एम्पीयर ले। चूंकि यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर है, अतः हम जानते हैं जो टार्क होता है वह फाई इंटू आई ए के गुणनफल के अनुपाती होता है। चूँकि फाई भी डीसी सीरीज मोटर में आई ए के अनुपाती होता है, अतः टार्क प्रोपोर्शनल आई ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, चूँकि पहली बार जो आर्मेचर करंट है वह 40 एम्पीयर है तथा परिवर्तन के बाद जो आर्मेचर करंट है वह 30 एम्पीयर की है, तो यहाँ से हो जाएगा टार्क T2 बटे के T1 बराबर IA2 बटे के IA1 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से IA2 तथा IA1 का मान रख के T2 तथा T1 में परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो 43.75% आएगा। देखिए, जब किसी मोटर में हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं सप्लाई वोल्टेज उगड़े के लाइन वोल्टेज के रूप में, तो देखिए कुछ आर्मेचर लॉस तथा कॉपर लॉस होने के बाद एक ठो मैकेनिकल आउटपुट पावर उत्पन्न होता है, जिसे डेवलप्ड पावर बोला जाता है। और यह डेवलप्ड पावर बैक ईएमएफ तथा आर्मेचर करंट के गुणनफल के बराबर होता है। डेवलप्ड पावर बैक ईएमएफ तथा आर्मेचर करंट के गुणनफल के अनुपाती होता है। अब देखिए, अब इस लॉस में कुछ क्या हो जाता है कि रोटेशनल लॉस हो जाता है, जैसे कि कोर लॉस तथा मैकेनिकल लॉस। तो इसके बाद जो आउटपुट पावर आता है जिसे शाफ्ट पावर बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि एक डीसी मोटर में यांत्रिक आउटपुट शक्ति वास्तव में किससे प्राप्त होती है। इन ए डीसी मोटर द मैकेनिकल आउटपुट पावर एक्चुअली कम्स फ्रॉम, तो यह इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर से प्राप्त होती है। देखिए, जनरली जो आउटपुट पावर जो शाफ्ट पर मोटर के प्राप्त होती है वह हार्स पावर में होती है, एचपी में होती है। देखिए, यहाँ पे जो डेवलप्ड पावर है इसी को मैकेनिकल आउटपुट पावर बोला जाता है। यह हमें इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर से मिल रहा है तथा जो शाफ्ट पावर है वह हमें मैकेनिकल आउटपुट पावर से प्राप्त हो रहा है। देखिए, सवाल दिया है एक 200 वोल्ट सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.05 ओम है। आर्मेचर धारा 20 एम्पीयर लेती है और 1200 आरपीएम पर चल रही है। दिए गए आर्मेचर धारा के लिए विकसित लगभग टार्क की गणना करें। तो देखिए, टार्क के दो फार्मूला होता है। एक होता है टार्क बराबर P बटे के ओमेगा, अथवा टार्क बराबर होता है 60 बटे के 2 पाई कोष्टक में गुणा के EB IA बटा के N कोष्टक बंद, अथवा टार्क बराबर होता है 9.55 EB IA बटा के N। देखिए, यहाँ पे
Vt जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका मान 200 वोल्ट है। अतः हम जानते हैं कि Eb बराबर होता है Vt माइनस आर्मेचर ड्रॉप। बैक ईएमएफ बराबर होता है मोटर में टर्मिनल वोल्टेज माइनस आर्मेचर ड्रॉप, यानी कि 200 माइनस जो आर्मेचर ड्रॉप हो जाएगा 20 × 10.05 यानी 1, यानी 199 वोल्ट। तो देखिए टार्क बराबर हो जाएगा 60/पाई गुणे के 199 गुणे के IA का मान 20 एम्पियर बटा के जो स्पीड है वह 1200 RPM है, यानी कि 1200। तो हो जाएगा, इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 100/पाई न्यूटन मीटर। 4 किलोवाट DC शंट मोटर के